हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्री भानु फ्रॉम स्टडी कैबिन प्राइवेट लिमिटेड। आज हम पढ़ेंगे हमारे इस लेक्चर में बायोडाइवर्सिटी के बारे में। पार्ट फर्स्ट ये हमारा बायोडाइवर्सिटी क्या है। अलग अलग तरह के स्पीशीज का जत्था इकट्ठा होना, उसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। इंसेक्ट के स्पीशीज, एनिमल की स्पीशीज और पेस्ट की स्पीशीज, ठीक है। इसके अलावा प्लांट की स्पीशीज और ये सब मिलकर एव्स की स्पीशीज, बर्ड्स की स्पीशीज, फिशेस की स्पीशीज, ये सब मिलकर एक बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं, ठीक है। द कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट, कॉमन मैन ने देखा, फाइंड किया दैट देयर आर मोर देन 20,000 स्पीशीज ऑफ अर्न्स। उन्होंने 20,000 चींटियों की स्पीशीज देखी, ठीक है। 3 लाख से ज्यादा स्पीशीज हमारे पास बैटल्स की है, 28,000 के करीब फिशेस की स्पीशीज है एंड नियरली 20,000 स्पीशीज ऑर्चिड की है। अब हम आते हैं सेकेंड बायोडाइवर्सिटी के डेफिनेशन के बारे में। In our biosphere, immense diversity or heterogeneity exists not only at the species level but at all level. बायोस्फीयर में हमारे इमेंस डाइवर्सिटी है और हेटेरोजेनेसिटी एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीशीज लेवल, सिर्फ स्पीशीज लेवल पर ही नहीं है बट एट ऑल लेवल। 3 लेवल हम पढ़ेंगे, तीनों लेवल पर है। और बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स विद इन अ सेल टू बायोम्स। अगर हम देखें सेल के अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है वहां से लेकर के बायोम्स तक, क्लियर। एडवर्ड विल्सन ने सबसे पहले, ये एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी की टर्म को पॉपुलराइज किया। एडवर्ड विल्सन, बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन एंड ही डिस्क्राइब्ड द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा कि एक कंबाइंड बायोडाइवर्सिटी, तीनों ही लेवल की, सभी लेवल की, उन्हें हम बोलेंगे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एक वो ऑर्गेनाइजेशन बनती है। फर्स्ट लेवल है जेनेटिक डाइवर्सिटी। अ सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी, क्लियर। एक सिंगल स्पीशीज की अगर हम बात करें तो वो बहुत हाई डाइवर्सिटी में प्रोड्यूस है एट जेनेटिक लेवल पे, ओवर इन डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है वो बहुत हाई है। जेनेटिक वेरिएशन शो बाय द मेडिसिनल प्लांट। ऐसा जेनेटिक वेरिएशन हम कहाँ देखेंगे तो मेडिसिनल प्लांट में देखेंगे। रोवोल्फिया वोमिटोरिया, ये एक एग्जांपल के तौर पे एक मेडिसिनल प्लांट लिया है जिनमें, जो कि हिमालयाज के अंदर, हिमालय रेंजेस में ये ग्रो होता है। डिफरेंट हिमालय रेंजेस में ये ग्रो होता है। Growing in different Himalayas ranges might be in term of the potential concentration of active chemical। ये क्यों इतना पोटेंट है और क्यों इतना कंसंट्रेशन है, इसीलिए क्योंकि इसके अंदर एक एक्टिव केमिकल होता है जिसे बोलते हैं रेसल्पाइन, दैट आर द प्लांट प्रोड्यूस, जो कि प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो। अगर हम देखें तो राइस स्पीशीज एक ही चीज है राइस, ठीक है, पर उनकी बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज हैं। अगर हम देखें काली मूंछ है, गोल्डन सेलो है, बासमती है, ठीक है। अलग अलग चावल की जो उनमें मिनरल्स है, उनमें जो कार्बोहाइड्रेट है, उन केमिकल्स के कारण उनके फूलने के साइज में वो कितना लंबा होता है, 1.5 इंच का चावल होता है, ठीक है। उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग वो जो चावल है वो उनके बहुत सारे स्ट्रेन्स जो है वो इंडिया में प्रेजेंट है। तो कितने हैं, हमने तो कुछ 4-5 ही नाम सुने होंगे। करीबन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन, जो कि जेनेटिकली ही डिफरेंट स्ट्रेन जो है वो चावल के प्रेजेंट है, क्लियर। 1,000 से ज्यादा वेराइटीज ऑफ मैंगो की। मैंगो में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में फेमस है हाफूस, और अपने यहाँ पर एमपी में देखा जाए तो बादाम है, हाफूस है, दशहरी है, लंगड़ा है, तोतापड़ी है, नीलम है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग है सभी मैंगो, सभी जो है क्या है, आम है, बट उनके जेनेटिकली सबके सब
अलग अलग है दिखने में, ठीक है, जिनका जेनेटिक फिनोटाइपिकली सब एक जैसे है, मैंगो सभी के सभी पीले हैं, सभी के सभी का छिलका हरा पीला हो सकता है, ठीक है, मगर सभी के सभी क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट है। क्लियर? उनके टेस्ट से हमें पता चलता है कि ये जो मैंगो है ये डिफरेंट है। हाफूस का टेस्ट अलग होता है, वो महाराष्ट्र में होता है। बादाम का टेस्ट अलग होता है, ठीक है, वैसे ही तोतापरी का टेस्ट अलग होता है। जो मालवी आम होते हैं, जो मालवा के होते हैं छोटे आम, ठीक है, वो अलग होते हैं। इस तरह से 1000 से ज्यादा वैरायटीज जो है वो मैंगो की देखी जाती है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। अब सेकेंड है आपका स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब हम बात करेंगे स्पीशीज के लेवल पर। The diversity at the species level, for example, the Western Ghat have a greatest amphibian species diversity than the Eastern Ghat. अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो सबसे ज्यादा वहां पर एम्फीबियंस की स्पीशीज देखी जाती है ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में। ईस्टर्न घाट में ऐसा इतने ज्यादा एम्फीबियंस की स्पीशीज नहीं देखी जाती। क्लियर? तो ये हुआ स्पीशीज लेवल पर। तीसरा है हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल। अगर हम इकोसिस्टम लेवल की बेटा बात करते हैं तो इंडिया हैज एन इंस्टेंट विद डेजर्ट। इंडिया में बहुत सारे अलग अलग डेजर्ट हैं, ठीक है, वो एरिया जहां पर डेजर्ट के प्लांट्स अलग होंगे, डेजर्ट की स्पीशीज अलग होंगी, डेजर्ट का इकोसिस्टम अलग होगा। रेन फॉरेस्ट का एरिया अलग है जहां पर हेवी प्लांट्स होंगे, ठीक है, हेवी रेनफॉल होगी, वहाँ ग्रीनरी बहुत ज्यादा होगी, वहाँ बहुत ज्यादा घना जंगल होगा, वहाँ बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज देखी जा सकती है। मैंग्रोव्स अगर हम देखें जो कि खाड़ी एरियाज में जो प्लांट होते हैं, ठीक है, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का इकोसिस्टम अलग होगा। कोरल रीफ, मूंगा चट्टान के नाम से जाना जाता है, जहाँ मूंगा वो पूरा मूंगा जो है वहां से निकलता है, ठीक है। वैसे ही वेटलैंड जो होते हैं वहां पर वो एरियाज अलग होते हैं, वहां का इकोसिस्टम अलग होगा। और अगर हम देखें खाड़ी एरिया, स्टोरेज खाड़ी एरिया, वहाँ की फिशरी, वहाँ का इकोसिस्टम अलग होगा। अल्पाइन मीडोज यानी कि अल्पाइन ग्रास के मैदान, वहाँ कोई और ग्रास नहीं होगी, सिर्फ अल्पाइन ही है, ठीक है। हैज अ ग्रेटेस्ट इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ये एक ऐसी ग्रेटेस्ट इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है देन अ स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। नॉर्वे के मुकाबले में अगर हम देखें, हम एग्जांपल लिया है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, अगर हम देखें तो उनमें ऐसी डाइवर्सिटीज देखने को नहीं मिलती है। इट हैज टेकन मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ इवोल्यूशन, इसे बनने में, इसमें इवोल्यूशंस आने में, हमने इवोल्यूशन वाला जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था एक दिन में इवोल्यूशन नहीं होता, 1 साल में, 10 साल में, 100 साल में, 200 साल में नहीं, हजारों बिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं इवोल्यूशन होने में। धीरे धीरे चीजें इवैल्यूएट हुई, नेचर ने सिलेक्ट किया कि किसका आगे जाना है, इवोल्यूशन होना है, किसमें आगे ट्रीट्स जो है वो जाएंगे, किसे आगे स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो अगर ये इवोल्यूशन का हम देखें तो बहुत साल लगे बनने में डाइवर्सिटी को, मगर ये धीरे धीरे लॉस होती जा रही है। इट हैज टेकन मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ इवोल्यूशन टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर, बट वी कुड लॉस ऑल दैट वेल्थ इन लेस देन 2 सेंचुरीज। हमने 2 दशक के अंदर हमने देखा कि बहुत सारी स्पीशीज हमने खो दी है। इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीशीज लॉसेस कंटिन्यू, अगर हम आज के टाइम से अगर हम देखें, प्रेजेंट रेट के हिसाब से देखें तो हम धीरे धीरे अपनी स्पीशीज खोते जा रहे हैं। अर्थ में डाइवर्सिटी में डिफरेंट, हमने देखा बर्ड्स की स्पीशीज धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही है, बहुत सारे एनिमल्स की जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है, क्योंकि हमारा डाइवर्सिटी जो है वो गड़बड़ा रहा है। बायोडाइवर्सिटी में क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, अनफेवरेबल टेम्परेचर है, और ये सभी के सभी इन्वायरमेंटल इश्यू के कारण हो रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल इन्वायरमेंटल इशू, ये बहुत ही बायोडाइवर्सिटी और उसके कंजर्वेशन के लिए इन्वायरमेंटल जो है वो एक बहुत बड़ा वाइटल इन्वायरमेंटल इशू बनता जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके पहले ऐसा कुछ अनुमान लगाया गया कि जब ये इवोल्यूशन हुआ और बायोडाइवर्सिटी बनी
तो हो सकता है कि कुछ एलियंस जो है वो बाहर से आए, अर्थ के ऊपर डिफरेंट प्लैनेट से आए और उन्होंने कुछ स्पीशीज को मार दिया होगा, उनसे डरे होंगे, उन्हें कुछ और समझा होगा और वो उन्हें नहीं समझ पाए कि ये एनिमल्स हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। उसकी वजह से भी हमारी डाइवर्सिटी जो है वो लॉस हुई है। तो प्लीज ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं बेटा आपको समझ में आया होगा और ये जो लेक्चर है ये इजी रहा होगा आपको समझने के लिए। होप सो, थैंक यू सो मच।